हमारे घर से इस गंद की पोटली के लिए अब कोई जगह नहीं। अभी और इसी वक्त ले जाओ इसे यहाँ से। मुंह काला करते हुए तुम लोगों को शर्म ना आई? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें दोबारा से मैं अपने घर की इज्जत बना लूंगा और इस चरित्रहीन घटिया लड़के को सर आंखों पर बिठाऊंगा जो मेरे घर की इज्जत को नीलाम कर चुका है? ये शब्द थे या पिघला हुआ शीशा जो ध्रुव शर्मा के कानों से टकरा रहे थे। ध्रुव शर्मा को यूं खामोश खड़े देखकर विक्रम जी गुस्से से दहाड़े थे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। निकल जाओ इस गंद की पोटली को लेकर अपने साथ। ध्रुव ने हैरानी से विक्रम जी की ओर देखा था जो अपनी बेटी को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे और ध्रुव से उसे अपने साथ ले जाने को कह रहे थे। 16 साल की मासूम कोमल 10th क्लास में पढ़ती थी जो पहले ध्रुव की स्टूडेंट रह चुकी थी। बहुत मासूम, कुछ हद तक भोली भाली सी लड़की। वैसे तो बहादुर थी मगर इस वक्त डरी सहमी हिरनी की तरह लग रही थी। रो रो कर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। एक आस भरी नजरों से अपने माँ बाप को देख रही थी जैसे उन्हें यकीन दिलाना चाहती हो कि पापा मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन होठों से कुछ बोल नहीं पा रही थी। शायद अपने बाप की नज़रों में छलकते अविश्वास के रंग उसे अंदर ही अंदर तोड़ चुके थे। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था, आंखों में अविश्वास था। वो बेबसी की प्रत्यक्ष तस्वीर बनी हुई थी और सहमी हुई नज़रों से सबको देख रही थी। और फिर बहुत ही मुश्किल से उसके होंठ खुले थे। पापा, आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये सब सच नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ध्रुव सर की इसमें कोई गलती नहीं और मेरी भी नहीं। मैं तो उनसे मदद लेने गई थी। ये बेकसूर हैं, उल्टा इन्होंने मेरी मदद की है। बस कर दो। विक्रम जी गुस्से के मारे चीख पड़े। तुम्हारी बेहयाई सबने अपनी आंखों से देखी है कोमल। पूरा मोहल्ला गवाह है कि तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही थी। क्यों गई तुम उसके घर में, ये जानते हुए भी कि वो घर में अकेला है? उसके बावजूद तुम वहां गई क्योंकि तुम्हारे दिल में खोट था। तुमने मुझे सबकी नज़रों में दो कौड़ी का कर दिया, मेरी इज्जत की अर्थी निकाल दी। मगर अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहर भरी नज़रों से कोमल को घूरा था और अब वो उनकी नज़रें ध्रुव की ओर उठी थीं। अभी और इसी वक्त इससे शादी करो और इसे अपने साथ लेकर जाओ और लौटकर कभी अपना चेहरा हम लोगों को मत दिखाना। वो दो टूक अंदाज में बोले थे। मगर क्यों? ध्रुव ने चौंक कर कहा। आप मुझे किस बात की सज़ा सुना रहे हैं? मैं इस लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ जो मुझसे 12 साल छोटी है? आप अपनी इतनी मासूम और छोटी बेटी के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? आप एक छोटी सी बात को आधार बनाकर हमारी पूरी जिंदगियों का इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते। अब तक चुप रहने वाला ध्रुव आखिरकार फट पड़ा। वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो गलत समझ रहे हैं, लेकिन विक्रम जी की बेरहमी बढ़ती जा रही थी। तुम इसके साथ मुंह काला कर सकते हो, इसके साथ पाप कर सकते हो, अकेले घर में बुला सकते हो। तब तुम्हें एहसास नहीं था कि तुम दोनों की उम्र में कितना अंतर है? फिर अब तुम्हें ये बात क्यों याद आ रही है? तुम इसके साथ अपना टाइम पास कर सकते हो मगर तुम इसके साथ शादी नहीं कर सकते। एक बात कान खोलकर सुन लो मिस्टर ध्रुव शर्मा, तुम्हें इस लड़की को अपनी इज्जत बनाकर यहाँ से ले जाना होगा। अगर ऐसा ना किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मुझे अब अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं क्योंकि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल ही चुकी है। उनकी बेरुखी और गुस्से ने ध्रुव को चौंका दिया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे अपनी ही बेटी के बारे में इस तरह बात करेंगे, वो बेटी जिस पर कभी उन्हें गर्व था। विक्रम जी के घर से शोर शराबे की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग भी आ गए थे। मिस्टर, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तुम दोनों जो कर चुके हो पूरा मोहल्ला जानता है। अब अगर तुम बिना शादी के यहाँ से चले गए तो इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसे अपना लो। वो लोग ध्रुव पर जोर डालने लगे। बस फैसला हो गया, अब तो तुम्हें इस लड़की से शादी करना ही होगी। एक और आवाज़ आई। हम तो शुरू से ही तुम्हें इस मोहल्ले में रखने के खिलाफ थे। कोई नहीं जानता तुम कौन हो, अकेले क्यों रहते हो, कहाँ से आए हो। हम इसीलिए तुम्हें यहाँ घर देने को तैयार नहीं थे। इसीलिए हम मना करते थे कि हमारी लड़कियों को तुमसे पढ़ने न भेजा जाए, मगर किसी ने हमारी बात न मानी। अब देख लिया अपनी बेटी को उसके पास भेजने का अंजाम। अब सबकी नज़रों का रुख विक्रम जी की ओर था और वो सर झुकाकर खड़े रह गए। आंखों में बेबसी के आंसू छलक पड़े थे। मोहल्ले वालों की नज़रों में उनके लिए एक तिरस्कार था, एक अपमान था। जिस बेटी पर उन्होंने गर्व किया था उसने उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने में कोई कसर न छोड़ी। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने अपनी बेटी पर भरोसा किया और मगर इसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। ये सिर्फ आपकी इज्जत का सवाल नहीं है विक्रम जी, पूरे मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते ये लड़का हमारे मोहल्ले की इज्जत को ख़राब करके इतनी आसानी से चला जाए। ये कोमल से शादी करेगा और इसे यहाँ से लेकर जाएगा।
जिससे कि हमारे मोहल्ले से ये गंध साफ हो जाए। लड़के, अगर तुमने ऐसा न किया तो हम पुलिस को बुलाएंगे और आगे क्या करना होगा पुलिस खुद देख लेगी। ध्रुव आंखों में गुस्से की चिंगारियां लिए उन लोगों को देख रहा था। पूरे शरीर की रगें गुस्से के मारे तनने लगी थीं। वो कुछ न करके भी दोषी करार दे दिया गया था, लेकिन अब उसके आगे कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने एक नज़र कुछ दूरी पर खड़ी कोमल की ओर देखा था। बड़ी बड़ी काली आंखें जो रोने की वजह से लाल अंगारा हो रही थीं, आंखों के पपोटे सूज चुके थे। नाजुक बदन हल्के हल्के लरज रहा था। वो बहुत नाजुक सी थी। नई नई जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, एकदम खिलता हुआ गुलाब। इतने भरपूर हुस्न के बावजूद भी ध्रुव शर्मा ने उस पर कभी गलत नज़र नहीं डाली थी, क्योंकि वो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच की मर्यादा अच्छे से समझता था। लेकिन इस सबके बावजूद भी वो उस पर यह गंदा इल्जाम लगा चुके थे। पता नहीं इतना दर्द, इतनी तकलीफ सहने के बाद भी वो अपने कदमों पर कैसे खड़ी थी। न जाने कितनी देर से वो रो रही थी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। खेलने कूदने की उम्र में उस पर इल्जाम लगाकर उसे उसके पल्ले बांधा जा रहा था। वो किसी भी तौर उस लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था। वो एक 27 साल का मैच्योर मर्द था और अपने जीवन साथी के बारे में जो उसने सपने सजाए थे, कोमल उसमें कहीं भी फिट नहीं बैठती थी। फिर कैसे अचानक वो कोमल से शादी करके उसे पत्नी का दर्जा दे सकता था। उसकी गैरत ये गवारा नहीं कर रही थी कि वो एक मासूम कम उम्र लड़की को शादी जैसे रिश्ते में बांध कर अपने साथ ले जाए। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने बेबसी से आंखें बंद करते हुए गहरा सांस लिया था, जैसे हथियार डाल दिए हों। कुछ ही देर में मोहल्ले वालों ने पंडित जी को बुलाकर शादी का इंतजाम कंप्लीट कर दिया था और वो बेबस नज़रों से ये सब कुछ देखता रहा था। कोमल फटी फटी आंखों से सबको देख रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी उसके साथ ऐसा कुछ भी हो जाएगा। उसने कितनी बार अपनी शादी का सपना देखा था। कलाई भर भर कर चूड़ियाँ पहनना, आंखों में काजल लगाना, दुल्हन की तरह सजना संवरना। बचपन से ही तो उसे दुल्हन बनने का बहुत शौक था। पिया के घर जाने का ख्वाब था। अभी वो सिर्फ 16 साल की थी और हमेशा सोचती थी कि कोई राजकुमार आएगा और उसे ब्याह कर अपने साथ ले जाएगा। मगर उसकी शादी इन हालात में हो गई थी, उस इंसान के साथ जिसे देखकर वो डर से कांपती थी। जब उसे कोई सवाल समझ नहीं आता तो वो उसे कितना डांटता था और वो चुपचाप नजरें झुकाकर उसकी डांट सुनती रहती थी। दिल ही दिल में उसे न जाने कितने नाम दे डाले थे। खड़ूस, दरिंदा, भेड़िया, खूंखार, शेर। हर डांट के बाद ध्रुव को एक नया नाम मिलता था, लेकिन अब वही उसके जिस्मो जान का मालिक बन चुका था। ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ ही देर में वो ध्रुव के नाम हो चुकी थी। उसकी माँ, उसके पापा उसकी शादी में शामिल नहीं हुए थे और ना ही उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। उसने एक आखिरी उम्मीद भरी नज़रों से अपने माँ बाप को देखा था, लेकिन वो फौरन मुंह मोड़कर खड़े हो गए थे। अब वो थके थके कदमों से ध्रुव के पीछे चलने लगी थी। ध्रुव के कदमों की तेजी बता रही थी कि वो बेहद गुस्से में था। कोमल तो हमेशा से ही उसके गुस्से से डरी रहती थी और अब भी उसे डर लग रहा था कि उसकी जान ही निकल जाएगी। पहले तो मैं कुछ ही घंटे इस पत्थर दिल इंसान के पास पढ़ने जाया करती थी और अब तो ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जा रहा है। हे भगवान, मुझे इसके गुस्से से बचा कर रखना। उसने दिल ही दिल में भगवान को याद किया था। उसने एक आखिरी उम्मीद से अपने माँ बाप की ओर देखा था। शायद वे अब भी बेटी के सर पर हाथ रख दें, शायद बेटी को विदा कर दें, शायद उनका दिल पिघल जाए। मगर वे इतने पत्थर दिल हो चुके थे कि उसे देखते ही उन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया। आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगी, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। उन्होंने उसे किसी बेकार बोझ की तरह उतार फेंका था। वो ध्रुव शर्मा के पीछे लगभग भागते हुए कदमों से बाहर निकली थी। उसके बाहर निकलते ही घर का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया था, तो एक बार फिर मुड़कर जख्मी नज़रों से दरवाजे की ओर देखने लगी। आंखों से आंसू बह निकले। अपने हाथ से आंसू पोंछते हुए उसने एक बार सोचा कि अब वो कभी अपने घर वालों की वजह से नहीं रोएगी। घर वालों की बेरुखी ने उसे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। अब वो उनसे नफरत करने लगी थी। उसने सोचा था कि अपनी सफाई में सबको बताएगी कि उसने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया। मम्मी पापा, जब आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं अपनी सफाई में अब एक शब्द भी नहीं बोलूँगी और ना ही कभी आप लोगों की ज़िंदगी में लौट कर आऊँगी। आंखों में आए आंसू उसने आखिरी बार पोंछे थे और फिर आगे न रोने का वादा करते हुए तेज कदमों से चलते हुए ध्रुव के साथ कदम मिलाने लगी थी। उसे अब समझ आ चुका था कि अब बची खुची जिंदगी उसे इस पत्थर दिल इंसान के साथ गुजारनी होगी। ध्रुव उसे लेकर उसी छोटे से 2 कमरों के घर में आ गया था, जहां उसके साथ और भी 9 लड़के रहते थे। कोमल ये सोचकर डर से कांप उठी थी कि वो उन लड़कों की मौजूदगी में यहाँ कैसे रहेगी।
दोनों कमरों में 5-5 लड़के मुश्किल से एडजस्ट हो पाते थे। ऐसे में कोमल की जगह कहाँ बनती थी, और क्या वो इतनी लड़कों की मौजूदगी में यहाँ रह सकती थी? उसे कुछ भी समझ न आ रहा था। ध्रुव ने एक नज़र हैरानो परेशान खड़ी कोमल पर डाली थी। खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। उसने बहुत ही ठंडे अंदाज में उसे बैठने के लिए कुर्सी की तरफ इशारा किया था, जबकि वो उसकी बात मानते हुए जल्दी से कुर्सी पर बैठ चुकी थी। अगर बात न मानती तो कोई शक नहीं था कि वो अभी उस पर चीख पड़ता। ध्रुव जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करने लगा था और साथ ही साथ फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ यार, तुमने मकान मालिक से बात कर ली? चलो, बहुत अच्छा किया। ये जो मुसीबत मेरे गले पड़ी है, अब इसे झेलना तो पड़ेगा ही। न जाने कौन से पापों की सज़ा मिली है मुझे, जो ये ज़बरदस्ती का ढोल मेरे गले में अटका दिया गया है। उसने गुस्से भरी नज़र कोमल पर डाली थी और वो डर के मारे सिमट कर रह गई थी। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया, जिस पर ध्रुव बोला, अरे मैं तुम्हें आकर सब कुछ बताता हूँ। क्या करता मैं? इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। उन लोगों ने कोई और विकल्प नहीं छोड़ा था, और अगर मैं चला भी जाता तो इस लड़की का क्या होता? वे लोग इसे संसार कर देते, ना किए हुए गुनाहों की सजा देते। न जाने ये लड़की उतनी ही मासूम है जितना मैं इस मामले में हूँ, या फिर ये सब जानबूझकर किया गया है। इसे तो मैं बाद में अच्छे से देख लूँगा। फ़ोन पर बात करते करते ध्रुव घर से बाहर निकल गया और कोमल वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। जिंदगी ने ये कैसा नया मोड़ दिखाया। अब आगे आने वाला वक्त उसे न जाने क्या दिखाने वाला था। कुछ देर के बाद जब ध्रुव वापस आया तो उसके हाथ में एक थैला था। एक नज़र उसने कोमल की रोई रोई आंखों की ओर देखा। एक पल के लिए उसके दिल में उस लड़की के लिए बेतहाशा तरस। उसका जी चाहा उसके पास बैठकर उसे तसल्ली दे, उसके आंसू पोंछे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वक्त वो भी जिन हालातों से गुजर रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और इन हालातों का जिम्मेदार वो सिर्फ कोमल को मान रहा था। जल्दी ही ध्रुव के मन में जो थोड़े से नरम जज्बात पैदा हुए थे, फिर से कोमल के लिए गुस्सा भरने लगा था, और उसी गुस्सीले अंदाज में कोमल की तरफ बढ़ा और थैला बढ़ाते हुए बोला, खाना निकाल कर लाओ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, यकीनन तुम भी भूखी होगी। ध्रुव ने ये बात गुस्से में कही थी, लेकिन फिर भी गुस्से में उसे कोमल का एहसास था, और ध्रुव की इस छोटी सी हमदर्दी पर ही कोमल का दिल खुशी से भर गया। ये इतना भी बुरा भी नहीं जितना मैं सोच रही थी, उसने दिल ही दिल में सोचा, और उठकर 2 प्लेटों में खाना निकालने लगी। उसने मुश्किल से कुछ ही निवाले मन मार कर खाए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। ध्रुव उठकर बाहर गया। अब घर में फिर से शोरगुल शुरू हो गया था। इस घर में रहने वाले लड़के अलग अलग कॉलेज में पढ़ते थे। शायद वे अब वापस आ गए थे। अब वे लड़के कमरे में आए और तभी कोमल को देखा तो उल्टे पांव वापस पलट गए थे। कोमल अपनी सहेलियों के साथ कई बार ट्यूशन पढ़ने के लिए इस घर में आ चुकी थी, मगर जब भी लड़कियां ध्रुव से पढ़ने आती तो इन लड़कों का अंदर आना मना होता था। तभी तो वे लड़के उसे देखकर हैरान होकर वापस मुड़ गए थे। शायद आज हुए तमाशे से वे सब बेखबर थे। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी जब ध्रुव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चलो उठो, देर हो रही है, बाकी लड़के भी आ जाएंगे। तुम्हें मैं इनके साथ यहाँ कैसे रख सकता हूँ? जो भी हो, जैसी भी हो, अब मेरी बीवी हो। तुम्हारी हिफाजत करना अब मेरा फर्ज बनता है। अगर ध्रुव शर्मा ये बात मुस्कुराते हुए और अच्छे लहजे में कहता तो कोमल को इसे सुनकर खुशी होती, मगर जिस बेरुखी और सख्त अंदाज में उसने ये कहा था, कोमल का दिल जलकर रह गया था। वो बार बार उसे एहसास दिलाता था कि कोमल उसके लिए अनचाही है, जबरदस्ती उस पर थोपी गई है। कोमल थके हारे कदमों से उसके पीछे चलने लगी। न जाने अब वो उसे कहाँ लेकर जा रहा था। जब वो छोटे से घर से बाहर निकली तो बाहर ही एक रिक्शा खड़ा था। फिर दोनों उसमें बैठकर एक अनजान मंजिल की ओर बढ़ गए थे। ये उसके मोहल्ले की ही तो गलियां थीं। पूरे 16 साल वो इन्हीं गलियों में भाग दौड़ कर इतनी बड़ी हुई थी, और आज ये गलियां उससे हमेशा के लिए छूट रही थीं। उसकी आंखों में बेआवाज आंसू निकल पड़े, जिसे उसने जल्दी से अपने दुपट्टे से पोंछ लिया था। गली के लोगों ने हैरानी से आंखें फाड़कर उन्हें देखा था। कुछ लोग आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे, कुछ औरतें हंसने लगीं, तो कुछ लड़कियों की आंखों में जलन थी। ये वही लड़कियां थीं जो ध्रुव को हसरत भरी निगाहों से देखा करती थीं। उनके दिलों में ये ख्वाहिश जागती थी कि काश वे किसी तरह ध्रुव जैसे शानदार इंसान का ध्यान हासिल कर पाती। मगर ध्रुव हमेशा अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। उसने कभी किसी लड़की की ओर नज़र उठाकर नहीं देखा था, और अब जब उसने कोमल को एक ही दिन में शादी करके अपने साथ कर लिया था तो उन लड़कियों के दिलों पर जैसे छुरियां चल गई थीं। सब अपने जले दिल का गुबार निकालने लगी। इधर कोमल के घर में भी ये खबर पहुंच गई थी कि ध्रुव उसे लेकर कहीं चला गया है। उसकी माँ के दिल पर जैसे कोई भारी बोझ आ गिरा। मेरी बच्ची, न जाने अब वो उसे कहाँ लेकर जाएगा, उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा,
कम से कम यहाँ होती तो मुझे चैन था कि मेरी आंखों के सामने है, मगर वो इतनी मजबूर थीं कि अपनी चिंता का इजहार भी न कर सकती थीं। वरना विक्रम जी के बारे में किसे पता नहीं था, वो तो उन्हें भी धक्के देकर घर से निकाल देते। उन्होंने बेटी को विदा करते हुए साफ कह दिया था, आज के बाद कोई भी कोमल का नाम नहीं लेगा। मैं उस लड़की की सूरत भी नहीं देखना चाहता, उसका नाम तक सुनना नहीं चाहता। और इस तरह उसकी छोटी बहनें और माँ बेबसी में अपने आंसू पोंछने पर मजबूर हो गई थीं। वे न अपने गम को आंसुओं की सूरत में जाहिर कर सकती थीं और न ही कोमल से मिलने जा सकती थीं। हम कहाँ जा रहे हैं? कोमल के मुंह से डर डर कर ये सवाल निकला था, तो ध्रुव ने उसे घूर कर देखा। चुपचाप बैठी रहो, ज़्यादा बकबक करके मेरा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, ऐसा ना हो तुम्हारी बकबक से मेरा सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही निकल जाए। उसने गुस्से से आग उगलती निगाहों से कोमल को घूरा था और वो जल्दी से सहम कर बैठ गई। नकचड़ा बंदर, वो उसे एक और नाम दे चुकी थी। अगर ध्रुव ये बात ना भी कहता तो भी उसकी शक्ल देखकर कोमल को अंदाजा था कि वो कितने गुस्से में है और वो कुछ भी कर सकता है। डर के मारे वो चुपचाप कोने में दुबक गई थी। कुछ देर बाद ध्रुव उसे एक फ्लैट में लेकर पहुंचा जहां पहले से एक लड़का खड़ा था। तुम अंदर जाओ, ध्रुव ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर जाने को कहा। वो अंदर आ गई थी, लेकिन ध्रुव फ्लैट के अंदर नहीं आया था, बल्कि उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कोमल का दिल घबराने लगा था। वो वहीं दरवाजे के पास खड़ी रही। बाहर से ध्रुव के किसी से बात करने की आवाज़ आ रही थी। ध्रुव किसी से बात कर रहा था। क्या करूं, बहुत मुश्किल में फंस चुका हूं। यार, मुझसे गलती हो गई। मुझे उसी वक्त उस लड़की को कमरे से बाहर निकाल देना चाहिए था, या फिर मोहल्ले में किसी आदमी को कमरे में बुला लेना चाहिए था। अगर मैं ये कर लेता तो मुझे ये मुसीबत न झेलनी पड़ती। मुझे क्या पता था वे लोग इतने जाहिल हैं कि एक मामूली सी बात का मुद्दा बना लेंगे। ध्रुव की झुंझलाहट भरी आवाज़ सुनकर कोमल को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मेरी वजह से वो दर दर भटक रहा है, मेरी वजह से उस पर इल्जाम लगा। वो खुद से बुदबुदाई थी, मगर मैं भी क्या करती। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया था। अगर मुझे जरा भी एहसास होता कि मेरा ये कदम मेरी और ध्रुव की ज़िंदगी को किस ओर ले जाएगा, तो मैं हरगिज भी ये कदम न उठाती। मैं उन लड़कों की वजह से बहुत डर गई थी। बेबसी से गहरा सांस लेते हुए वो फ्लैट को घूम घूम कर देखने लगी। फ्लैट छोटा था, 2 कमरे, एक किचन, एक बाथरूम और एक छोटा सा स्टोर रूम था। बुरा नहीं है, ठीक ठाक है, मैं यहाँ पर आसानी से रह सकती हूँ। मगर क्या ध्रुव मुझे स्कूल जाने की अनुमति देगा? क्या मेरी पढ़ाई का सिलसिला फिर से शुरू हो पाएगा, या फिर वो पूरी उम्र इसी अधूरी ख्वाहिश के साथ जीती रहेगी? काफ़ी देर तक वो बालकनी में पड़ी चेयर पर बैठी रही, खाली खाली नज़रों से आसमान को देखती रही। उसे वो वक्त याद आने लगा जब वो जिद करके ध्रुव से ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने लगी थी। मम्मी, मेरे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपको तो पता है मुझे इंग्लिश हमेशा से बहुत मुश्किल लगती है। बिना ट्यूशन के मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी, और अगर मैं फेल हो गई तो पापा मुझे दोबारा एग्ज़ाम देने भी नहीं देंगे। आप तो जानती हैं, पापा ने साफ कह दिया है कि जिस दिन मैं किसी क्लास में फ़ेल हो गई उसी दिन वो मुझे घर पर बिठा लेंगे। और मम्मी, आप तो जानती हैं ना मुझे पढ़ाई का कितना शौक़ है। वो मुंह बनाते हुए बोली थी। अरे, मैं तुम्हें उस लड़के के पास पढ़ने के लिए कैसे भेज दूँ? अभी उसे मोहल्ले में आए कुछ ही दिन हुए हैं, कोई उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, कौन है, कहाँ से आया है, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें उसके पास भेज दूँ? मम्मी, इसमें बुराई क्या है? उसके पास और भी तो बच्चे जाते हैं, और फिर इस मोहल्ले में ऐसी कोई लड़की भी नहीं जो मेरी पढ़ाई में मदद कर सके। देखना मम्मी, मुझे बस 14 क्लासें पास करने दो, फिर मैं भी इसी मोहल्ले में अपनी एकेडमी खोलूँगी। मेरे पास भी बच्चे और लड़कियों की भीड़ लगी रहेगी। मैं भी ट्यूशन पढ़ाकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूँगी। वो गर्व से बोली थी, तो अर्पिता जी उसे देखकर मुस्कुराने लगीं। वो तो ठीक है, मगर मैं तुम्हारे पापा को कैसे मनाऊं? वो किसी भी तौर तैयार नहीं होंगे। आप पापा से बात करें, बस उन्हें समझाएं। ये मेरे भविष्य का सवाल है। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो समझ जाएंगे कि मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है। मगर जैसे ही विक्रम जी ने ये सुना वे गुस्से में आ गए। अरे, वो नौजवान लड़का, मैं कोमल को इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगा। पापा ने पूरी बात सुने बिना ही फैसला सुना दिया था। अब मैं क्या करूं? वो परेशान थी। उसने ध्रुव शर्मा को अभी तक नहीं देखा था, मगर मोहल्ले की लड़कियों से सुना था वो बहुत ही खूबसूरत, सजीला, बांका नौजवान है। लेकिन उसे ध्रुव की शक्ल सूरत से मतलब नहीं था। वो तो बस पढ़ाई के लिए ट्यूशन जाना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद उसका ये मसला खुद ब खुद हल हो गया, क्योंकि मोहल्ले की कुछ लड़कियों ने ध्रुव से पढ़ना शुरू कर दिया था, तो कोमल की राह आसान हो गई। अर्पिता जी ने भी कहा था कि मैं खुद इसके साथ जाया करूंगी। जब तक ध्रुव इसे पढ़ाएगा मैं वहीं बैठी रहूंगी।
आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। 10th के बोर्ड एग्जाम है, अगर इसकी इंग्लिश कमज़ोर है तो इसे कुछ महीने ट्यूशन पढ़ने दें। उन्होंने विक्रम जी को यकीन दिलाया तो वो भी मान गए थे। ठीक है, मगर नज़र रखना, आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि इंसान का दिल कांप जाता है। जब कोमल ने पहली बार ध्रुव को देखा तो देखती रह गई थी। वो कितनी ही देर तक पलकें नहीं झपका पाई थी। ध्रुव, जिसे अपनी खूबसूरत जादू भरी पर्सनालिटी का अच्छी तरह अंदाजा था, लड़कियों की इस तरह के रिएक्शन का आदी था। लड़कियां उसे देखकर दिल थाम लेती थीं और ठंडी आहें भरती थीं, लेकिन वो हर किसी को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता, क्योंकि आज तक उसे अपने मतलब की कोई लड़की मिली ही नहीं थी। मगर कोमल के इस तरह ठिठक जाने से उसे गुस्सा आया था, क्योंकि वो उससे उम्र में बहुत छोटी थी। उसने कोमल की आंखों के सामने अपना हाथ लहराया था। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, बताइए कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही, वो सख्त लहजे में बोला था। तो कोमल ने तुरंत किताब की तरफ देखा। ध्रुव ने उसे हर चीज़ अच्छे से समझाई और पहले ही दिन के बाद कोमल ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे ध्रुव को दोबारा गुस्सा आता या वो पढ़ाने से मना कर देता। मगर बाकी लड़कियों की हरकतें उसे परेशान करती थीं। वे उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढती, कुछ तो हद से भी गुजर जाती। गंदी हरकतें, इशारे, दबी छुपी बातें, अपनी खूबसूरती को बना सवार कर ध्रुव को अपनी ओर खींचने की कोशिश, ये सब देखकर ध्रुव को घिन महसूस होती थी। लेकिन वो चाहकर भी इन लड़कियों को पढ़ाने से मना न कर पाता था, क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। जहाँ भी वो नौकरी के लिए जाता, उसके पापा के कारण उसे बाहर निकाल दिया जाता। यही एकमात्र काम था जिससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता था। बस एक आखिरी सेमेस्टर बचा था उसका। अगर ये पूरा हो जाता तो उसकी आधी से ज़्यादा समस्याएं हल हो जाती। मगर अभी उसे फीस भी भरनी थी, बाकी के खर्चे भी पूरी करने थे। अगर वो इस तरह बच्चों को पढ़ाने से मना कर देता तो अपना गुजारा कैसे करता। वो इस कठिन जिंदगी से तंग आ गया था। वो कोई आम इंसान नहीं था। उसके पापा एक अकेले गांव के नहीं बल्कि आसपास के 10 गांव के सरबराह थे। लोग उनके सामने सर झुकाते थे। बार बार उसके दिमाग में अपने पापा की बातें गूंजती थीं। जब तुम इस हवेली से बाहर निकलोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं। तुम मेरे पैसे के दम पर ऐश कर रहे हो। जिस दिन मैंने तुमसे हाथ खींच लिया उस दिन तुम अकेले रह जाओगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। और ध्रुव ने अपने पापा को चुनौती दी थी कि वो खुद अपने दम पर अपना भविष्य बनाएगा। बिना सोचे समझे वो हवेली छोड़ तो आया था, मगर अब सोच रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ बाप तो गुस्से में कुछ भी कह जाते हैं, मगर औलाद को उनसे रूठना नहीं चाहिए। लेकिन अब गलती हो चुकी थी। वापस जाने में झिझक महसूस हो रही थी और ये कठिन जिंदगी भी परेशान कर रही थी। उस दिन वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा था। बाकी लड़के जा चुके थे। ध्रुव सबसे आखिर में जाता था, क्योंकि उसकी क्लासेस देर से शुरू होती थीं। वो अपने नोट्स पढ़ने में व्यस्त था, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई थी। बाहर से किसी लड़की की चीखें सुनाई दी। सुबह का वक्त था, मगर गली बिल्कुल सुनसान थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने ही कोमल खड़ी थी। उसका हुलिया काफ़ी ख़राब हो रहा था। गली के कोने में 3-4 लड़के खड़े थे जो ध्रुव को देखते ही अब भाग गए थे। कोमल एकदम घर के अंदर आ गई थी और फूट फूट कर रोने लगी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसे इस हाल में देखकर ध्रुव घबरा गया। अरे ये क्या हुआ। हालांकि कोमल की हालत से वो सब कुछ समझ चुका था कि क्या हुआ होगा, मगर ध्रुव फिर भी पूछ बैठा। कोमल रोते हुए बोली, आज जब मैं कॉलेज जा रही थी तो इन लड़कों ने मेरा रास्ता रोक लिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। उसने घर की तरफ इशारा किया जो बंद था, मोहल्ले से दूर एक सुनसान जगह पर था। कोमल ने सिसकते हुए कहा, मैं किसी तरह वहां से भाग निकली। शुक्र है कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मगर वो अब भी मेरे पीछे लगे थे। जैसे ही मेरी नज़र आपके घर पर पड़ी मैं यहाँ चली आई। वो रोते हुए बोली तो ध्रुव शर्मा उसे देख कर रह गया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे डर लग रहा है। अगर मैं इस हालत में अपने घर गई तो मेरी माँ परेशान हो जाएंगी, उनका दिल सहम जाएगा। मैं पहले अपनी सहेली के घर जाऊंगी, वहाँ उसके कपड़े पहनकर फिर अपने घर जाऊंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारा इस वक्त यहाँ रहना ठीक नहीं। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इससे पहले वो कुछ और कहता, मोहल्ले के लोग घर में आ गए थे और वे दोनों पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे और फिर जबरदस्ती ही कोमल की शादी ध्रुव शर्मा से करा दी गई। अब वो न जाने उसके साथ क्या करने वाला था। बालकनी में बैठी वो आसमान को तक रही थी। क्या सोच रही हो तुम और किन ख्यालों में गुम हो, वो अपने ख़ास सख्त लहजे में बोला था। तो कोमल अचानक होश में आई थी। अब जो भी है जैसा भी है तुम्हें यहीं रहना होगा, ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं। कोमल चुप रही। ध्रुव थोड़ी देर बाद फिर बोला,
इस फ्लैट में 2 कमरे हैं, एक में तुम सो जाओ, एक में मैं रह लूँगा। उसकी बात पर वो हैरान हुई थी। लेकिन सर, अब तो हमारी शादी हो गई है ना, तो मैं अलग कमरे में क्यों रहूँ? उसने अपनी तरफ से बहुत ही समझदारी की बात की थी। लेकिन ध्रुव शर्मा उसे हैरत से देखने लगा। फिर उसने गहरा सांस लेते हुए खुद के गुस्से को काबू किया था। वो अभी नासमझ थी, शायद उसे नाजुक हालात का एहसास नहीं था। हमारा एक कमरे में रहना ठीक नहीं होगा। लेकिन क्यों? वो जिद पर अड़ी हुई थी। और अब ध्रुव को गुस्सा आया था। वो गुस्से में एकदम चीख पड़ा था, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो और मैं नहीं चाहता मेरे अंदर का मर्द जाग जाए और मैं तुमसे अपना हक वसूल कर लूं। तुम अभी छोटी हो, मुझसे दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे जज्बातों का तूफान मचल गया तो तुम खुद को मुझसे बचा नहीं पाओगी। उसे बाजू से दबोचे, उसकी आंखों में झांकते हुए वो उसे चेतावनी दे रहा था। और पहली बार कोमल को उसके गुस्से से डर महसूस हुआ था। आंखों में आंसू मोतियों की तरह चमकने लगे थे। लेकिन मैं अकेले कमरे में कैसे सोऊंगी? मुझे वहां डर लगेगा। उसके होंठ खुले थे। आदत डाल लो। उसने जोर से उसे झटक कर छोड़ दिया था और वो गिरते गिरते बची थी। अब जाओ, खड़ी खड़ी आंसू मत बहाओ। वो एक बार फिर दहाड़ा था और वो डर से कांपती हुई कमरे से बाहर चली आई थी। उसे ध्रुव शर्मा के गुस्से और उदासी का एहसास था। वक्त के साथ उसकी बेरुखी और गुस्सा भी बढ़ने लगा था। हर वक्त वो झुंझलाया हुआ रहता था। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मुश्किलों में आ गई है। मेरे पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के पैसे नहीं, अब तुम्हारी ज़रूरतें कहाँ से पूरी करूं? वो गुस्से से झुंझलाकर बोला था। उसे परेशान देखकर कोमल भी दुखी हुई थी। वो उसके बराबर सोफे पर बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथों में ले गई। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ध्रुव ने सामने बैठी उस कमसिन लड़की को देखा था। उसके जरा से छुअन से उसके पूरे बदन में करंट सा दौड़ा था। वो सब कुछ भूल कर उसे छूना चाहता था, महसूस करना चाहता था। उसके अंदर के मचलते जज्बात बेकाबू हुए थे। शायद कोमल की आगोश में वो अपनी सारी तकलीफों को भुला देता। यही सोचकर उसने अपना सर कोमल के कंधे पर रखा था और उसकी खुशबुओं को महसूस करके वो बुरी तरह मचल उठा था। बेध्यानी में उसके होठों ने कोमल की नरम मुलायम गर्दन को छुआ था और कोमल एकदम चौंक उठी थी। पूरे शरीर में एक सरसराहट सी दौड़ गई थी। ध्रुव के हाथ अब उसकी कमर पर टिक गए थे। अपनी कमर पर उसके हाथों का दबाव महसूस करके कोमल बुरी तरह घबराई थी। लेकिन ध्रुव के होठों का स्पर्श महसूस करके कोमल के दिल की धड़कनें जोरों से धड़क उठी थीं। वो बुरी तरह मदहोश हुई थी। नई जवानी के मचलते जज्बात थे और ऐसे में वो पहली बार इस एहसास को महसूस कर रही थी। कोमल की सांसें तेज हुईं और जब ध्रुव उसकी गर्दन से होता हुआ उसके होठों की तरफ बढ़ा था कि उसकी तेज बहकती सांसों को महसूस करके वो बुरी तरह चौंका था। वो ये क्या कर रहा था? वो ये कैसे कर सकता था? उसने झटके से कोमल को धक्का दिया था। अभी कुछ देर पहले जिन आंखों में मदहोशी थी, अब गुस्सा उतर आया था। क्यों मेरे करीब आती हो? क्यों मुझे बार बार इम्तिहान में डालती हो? जाओ अपने कमरे में, वो गुस्से से चीखते हुए बोला था और वो आंसू बहाते हुए अपने कमरे में चली आई थी। और ध्रुव ने जैसे तैसे खुद पर काबू पाया था। उसे एहसास होने लगा कि वो इस तरह कोमल की जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो उसकी जिम्मेदारी थी। 1 महीने बाद उसके 10th क्लास के पेपर भी थे। वो कुछ सोचते हुए कोमल के कमरे की तरफ बढ़ा था, जो अब भी बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी। उसे अफसोस हुआ था। उसे इस तरह कोमल को नहीं डांटना चाहिए था। वो तो नासमझ थी, उसकी संगत में बहक गई थी। तो उसकी गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी। मुझे उसके करीब जाना ही नहीं चाहिए था। यही सोचते हुए वो बहुत ही नरमी से उसके सामने बैठते हुए बोला था, अच्छा रोना बंद करो। देखो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी उम्र अभी सिर्फ पढ़ने लिखने की है। 1 महीने बाद तुम्हारे पेपर हैं। अपने पेपरों की तैयारी करो और रोज रात को 1 घंटा मेरे पास पढ़ने के लिए आना, समझ गई ना? पढ़ाई में कोई भी गड़बड़ की तो मैं इस बार तुम्हारी पिटाई भी लगा सकता हूँ। वो उसे बहलाने की खातिर हल्के फुल्के शरारती अंदाज में बोला था और वो रोते रोते हंस पड़ी थी। मुझे पता है आप मेरी पिटाई लगा सकते हैं। पहले तो आप मेरे टीचर होते थे, तब भी मुझे डांटते थे, और अब तो आप मेरे पति भी हैं। गुड गर्ल, बहुत समझदार हो। चलो अपनी किताबें निकालो और पढ़ाई करो। मैं देखता हूँ कुछ काम मिल जाए और कुछ पैसे हाथ आ जाएं। उसके चेहरे पर फिर से परेशानी के भाव आए थे। वो उसे समझाकर कमरे से बाहर निकल गया था और कोमल तो इसी बात से खुश हो गई थी कि उसे आगे पढ़ने की इजाज़त मिल चुकी थी। उसने जल्दी से वो बैग खोला जो विदाई के वक्त उसकी बहन ने उसके हाथ में थमा दिया था। उसमें उसकी कुछ ज़रूरी चीज़ें और उसकी किताबें थीं। उस दिन मकान मालिक ने हद कर दी। कहने लगा, अगर कल तक किराया नहीं दिया तो सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। 2 महीने से पैसे नहीं दिए।
अपने पति से कहना शाम को मुझसे आकर मिले। वो उसे धमकाकर चला गया। कोमल रोने लगी। वो अब कहाँ जाएगी, क्या करेगी। जब ध्रुव घर आया तो उसने डरते डरते उसे सब बताया। ये आदमी बहुत नीच है। जब कहा था कुछ दिन इंतजार करे तो बार बार घर क्यों आता है। तभी ध्रुव के फ़ोन पर कॉल आई थी। उसकी शक्ल एकदम बदल गई। फ़ोन कान से लगाकर सुना और फिर जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। मैं अभी आ रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अब तो काफ़ी रात हो गई है। मुझे ज़रूरी काम है, वापस आकर बताऊँगा। लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं घर में अकेले कैसे रह सकती हूँ। मगर ध्रुव अनसुनी करके चला गया था। कोमल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अजनबी घर में अकेले रहने का डर उसे सताए जा रहा था। पहले कभी उसने इस अकेलेपन का जहर नहीं चखा था। खाने के बाद वो जल्दी से अपने कमरे में चली आई थी और बेड पर सिकुड़कर लेट गई थी और सोने की कोशिश करने लगी। अचानक उसकी आंख खुल गई थी। आधी रात का वक्त था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलो। बाहर से मकान मालिक की आवाज़ आई थी। मैं घर में अकेली हूँ। मेरे पति घर पर नहीं हैं। कोमल ने उम्मीद से कहा शायद वो चला जाए, मगर वो गंदी हंसी हंसा था। इसीलिए तो आया हूँ कि तुम अकेली हो। तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। बाहर से भी आवाज़ें आई थीं, यानी उसके साथ और भी लोग थे। अब कोमल को अंदाजा हुआ कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। देखिए, यहाँ से चले जाएं, वरना मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूँगी। इस समय कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। तुम चाहे जितना भी शोर कर लो। अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो हम दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। मैं बिना अपना मकसद पूरा किया यहाँ से नहीं जाऊँगा। 2 महीने से बिना किराया लिए सिर्फ इसलिए सहन कर रहा था ताकि तुम्हें अपने काबू में कर सकूं। अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हारा सारा किराया माफ़ कर दूंगा। एक भी पैसा नहीं लूँगा। वो मीठी जुबान में उसे फुसलाने लगा और कोमल का बदन कांप उठा। हे भगवान, ध्रुव भी घर पर नहीं है। अब कौन है जो मुझे इन दरिंदों से बचाएगा। वो खुद को मजबूत करते हुए बोली, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। जैसे ही वो लोग दरवाज़ा तोड़ने लगे, अचानक बाहर से किसी की गूंजती हुई आवाज़ आई थी। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या कर रहे हो? ये आवाज़ सुनकर कोमल के शरीर में जान आई थी। ध्रुव लौट आया था, लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक और डर आया। वे लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर उन्होंने ध्रुव को कुछ कर दिया तो। इसी डर के बीच अचानक एक जोरदार गोली चलने की आवाज़ आई। अब तो कोमल के होश उड़ गए थे। क्यों लोगों ने ध्रुव को मार दिया? अगर ध्रुव को कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। वो हड़बड़ाकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आई थी। सामने देखा तो एक आदमी ज़मीन पर औंधे मुंह पड़ा था और बाकी लोग एक कोने में खड़े थे। उनके सामने ध्रुव गुस्से से खड़ा काँप रहा था। उसके साथ एक आदमी और था जिसके हाथ में एक गन थी। यकीनन गोली उसी ने चलाई थी। ध्रुव को सामने जिंदा और सही सलामत देखकर कोमल के दिल को सुकून मिला था। वो दौड़कर उसके पास गई और लिपट पड़ी। आप ठीक तो हैं ना? इन लोगों ने आपको कुछ किया तो नहीं? ध्रुव ने उसके आंसुओं को महसूस किया। उसके लहजे में पहली बार अपनापन था। अब उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जिसने गोली चलाई थी। वो हैरत में पड़ गई। ध्रुव ने उसकी आंखों में सवाल देख लिया था, लेकिन सख्त लहजे में कहा, तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो उन लोगों की ओर मुड़ा था जो कोमल की इज्जत पर हाथ डालने आए थे। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस जख्मी आदमी को यहाँ से लेकर चले जाओ, वरना तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो फौरन अपने साथी को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए थे। उस आदमी के पैर में गोली लगी थी। आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? वो रोते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। ध्रुव ने कहा, फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी की जो मुश्किलें थीं वो अब ख़त्म होने वाली हैं। अब तुम्हें अपने घर का सुकून मिलेगा। आज ध्रुव की आंखों में एक अलग ही चमक थी, चेहरे पर सुकून था। अच्छा, अब तुम सो जाओ, बहुत थक गई होगी और जो आज हुआ है उसने तुम्हारे दिमाग को काफ़ी झकझोर दिया है। तुम्हारे लिए आराम करना ज़रूरी है, वरना जब तक जागोगी परेशान ही रहोगी। और ध्रुव सही कह रहा था। उसका मासूम दिमाग बार बार उसी घटना में उलझ कर रह गया था। मैं यहीं आपके बेड पर सो जाऊं? मुझे अपने कमरे में सोते हुए डर लग रहा है। वो इस वक्त पूरी तरह डरी हुई थी और ध्रुव ने कुछ सोचते हुए उसे अपने बेड पर सोने की इजाज़त दे दी और वो खुशी खुशी कंबल में लेट गई थी। साथ ही साथ उसने ध्रुव का हाथ भी पकड़ लिया था और फिर धीरे धीरे वो नींद की वादियों में खो गई। आज पहली बार उसने ध्रुव का हाथ थाम कर सोई थी। सोते हुए कोमल किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। ध्रुव शर्मा उसे खामोशी से देखने लगा। ये भी मेरी तरह हालात की मारी हुई है। इसके अपनों ने ही इसे घर से निकाल दिया, इस पर यकीन नहीं किया और मैंने भी इसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। जो कुछ इसके साथ हुआ उसमें कोमल की कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैं इसे किस गुनाह की सज़ा देता रहा।
आज ध्रुव को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था। उसे पछतावा होने लगा। थोड़ी देर के बाद वो भी नींद की गहराइयों में खो गया था। अगले दिन जब कोमल उठी तो उसने अपनी आंखों पर यकीन न हुआ। ध्रुव बाहर से उसके लिए नाश्ता लाया था। अरे, आपने इतनी तकलीफ क्यों की और पैसे खर्च क्यों किए? मैं घर पर ही कुछ बना लेती, ये पैसे किसी और काम आ जाते, कोमल ने कहा। ध्रुव को उसकी बात पर ढेर सारा प्यार आया था। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, ध्रुव मुस्कुराकर बोला। रॉकी, तुम भी बाहर आ जाओ, हमारे साथ नाश्ता कर लो, उसने दूसरे कमरे की ओर देखकर कहा था। कोमल भी देखने लगी। वही आदमी था जो पिछली रात ध्रुव के साथ आया था। पता नहीं कौन आदमी था और ध्रुव का इतना साथ क्यों दे रहा था। उसके दिमाग में सवाल पैदा हो रहे थे। नाश्ता करो, ये सब सोचने का काम बाद में करना, ध्रुव ने उसे टोक दिया। कोमल चुप हो गई। कितने दिनों के बाद उसे हलवा पूरी खाने को मिल रहा था। आज उसका आखिरी पेपर था। उसके सारे पेपर बहुत अच्छे गए थे, क्योंकि ध्रुव ने उसकी पढ़ाई में बहुत मदद की थी। जब वो पेपर देकर आई तो बहुत खुश थी। उसकी खुशी से दमकता हुआ चेहरा देखकर ध्रुव भी खुश हो गया था। क्या बात है? लगता है कुछ ज़्यादा ही अच्छा पेपर हो गया है। हाँ, पेपर तो अच्छा हुआ, लेकिन इसके अलावा भी मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी की बजाय उसने उसकी खुशी से दमकते चेहरे को देखकर पूछा था। वो इसलिए कि आज मैं पूरे 17 साल की हो गई हूँ। आपको पता है आज मेरा बर्थडे है। और ध्रुव हैरान हुआ था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा ले आया था। मुझे तोहफे की ज़रूरत नहीं, आप मेरे पास है ना, इसलिए मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। बस आप मुझे डांटा ना करें, वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोली थी। और ध्रुव को उसकी मासूम सी शक्ल पर ढेर सारा प्यार आया था। उसने अपनी मोटरसाइकिल सीधे एक रेस्टोरेंट की तरफ घुमाई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? आज मैं तुम्हारी मनपसंद खाना खिलाऊंगा। लेकिन ध्रुव, इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है ना। और उस दिन ध्रुव ने कोमल का फेवरेट खाना उसे खिलाया था। घर आकर ध्रुव अपना सामान पैक करने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? कोमल ने हैरानी से पूछा। बाद में बताऊंगा, पहले तुम अपना जरूरी सामान पैक कर लो। वो अपने 2-4 पुराने कपड़े निकालने लगी जो ध्रुव ने उसे दिलाए थे। इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों ध्रुव? अभी तो ये अच्छे भले हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें इनसे भी अच्छे कपड़े दिलाऊंगा। तुम्हें पता है, मेरी नौकरी लग गई है। सच? वो खुशी से खिल उठी थी और उसके सीने से लिपट गई। पहले जब वो उसके करीब आती थी तो ध्रुव को अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे अब वो खुद पर कंट्रोल करना सीख गया था। अब जब भी वो उसके करीब आती उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी, बल्कि वो उसे अपने सीने से लगाकर एक सुकून सा महसूस करता था। शायद वो उससे मोहब्बत करने लगा था। इस वक्त भी वो कितनी ही देर तक उसे अपने सीने से लगाए खड़ा रहा, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर अपने होंठ रखे थे। कोमल, जानती हो, ऐसे कपड़े तो हमारी हवेली की नौकरानियां भी नहीं पहनती। मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं दिला सका, लेकिन अब तुम ये सब लेकर नहीं जाओगी, बल्कि रुको, ये पहन कर भी नहीं जाओगी। मैं अभी आता हूँ। वो रॉकी को लेकर घर से चला गया था। थोड़ी देर बाद वापस आया तो हाथ में एक बड़ा सा शॉपिंग बैग था। इसमें तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान है। और इतने सारे सामान को देखकर कोमल हैरान हुई थी। ध्रुव, अभी तो तुम्हारी नौकरी लगी है, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? एडवांस सैलरी मिली है। अब ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो कमरे से बाहर चला गया था और वो तैयार हो गई। हल्का मेकअप भी किया था और जैसे ही कमरे से बाहर निकली, ध्रुव उसे देखकर हैरान रह गया था। रेड नेट की फ्रॉक में उसका दूधिया रंग मोतियों की तरह दमक रहा था। पहली बार उसने कोमल को इस तरह संवरते देखा था। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि ध्रुव की नजरें उससे हट नहीं रही थीं। अपने बाल खोल दो, बहुत अच्छे लगेंगे, ध्रुव ने फरमाइश की और कोमल को ऐसा लगा जैसे वो बेहोश हो जाएगी। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? ध्रुव ने खुद ही उसके बालों की क्लिप हटाई थी और उसके बाल कंधों पर बिखर गए थे। दोनों बाहर निकले तो कोमल की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने ही एक बड़ी सी कार खड़ी थी। ये गाड़ी किसकी है ध्रुव? मेरी है, और आज से तुम भी इसकी मालकिन हो, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ध्रुव, एडवांस सैलरी में कार नहीं आती, तो ये कार मेरी सैलरी की नहीं है। अब चुप करके बैठी रहो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। वो कार का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बिठाने लगा। जब कार जानी पहचानी सड़कों पर दौड़ने लगी तो कोमल फिर से चौंक गई। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने, क्योंकि मैं नहीं जानता कि दोबारा तुम्हें कब शहर ला सकूंगा। फिर तुम अपने माँ बाप से मिल पाओगी या नहीं? वैसे भी 2 महीने हो गए हैं तुम्हें उनसे मिले हुए, अब तक उनका दिल भी तुम्हारे लिए नरम पड़ गया होगा, ध्रुव ने जवाब दिया। कोमल ने हैरत से उसे देखा। क्या ये वही ध्रुव था जो हमेशा उसे डांटता था? क्या ये वही इंसान है जो मेरी भावनाओं को नहीं समझता था?
उसकी आंखें छलक गईं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। कार उसके माँ के दरवाजे के सामने रुकी थी। ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकाला। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा उसकी माँ ने खोला था। कोमल को सामने देखकर पहले तो वो अविश्वास से भर गई, फिर दौड़कर उसे गले लगा लिया। कैसी हो मेरी बेटी? हम 2 महीने से तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गए। आपने ही तो मना किया था कि मैं यहाँ ना आऊँ। आपके लिए तो मैं मर चुकी थी। कोमल शिकायत कर बैठी थी। तुम्हें क्या पता कोमल, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पापा कितना बीमार हो गए थे। बार बार यही कहते, बस एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने तुम्हारी बात सुने बगैर तुम्हें सजा सुना दी थी। वो तुमसे मिलना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं था, कोई खबर नहीं थी कि तुम कहाँ हो, कैसी हो। तुम्हारा गम उनकी जान ले गया। वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। ये कहते हुए वो रो पड़ी थी। कोमल अपनी माँ को फटी फटी आंखों से देखने लगी। ध्रुव के लिए भी ये बात सदमे से कम नहीं थी कि कोमल के पापा का निधन हो चुका है। कोमल बुरी तरह रो रही थी। वो कोमल को कंधे से लगाकर दिलासा देने लगा। सब ठीक हो जाएगा कोमल, यकीन करो। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं पहले ही तुम्हें यहाँ ले आता। फिर वो उसे वहीं छोड़कर चला गया था, ये कहकर कि मैं 1 हफ्ते बाद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। कोमल ने यह समय अपनी माँ और बहनों के साथ बिताया। उसकी माँ ने उससे पूछा, ध्रुव का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है? सब ठीक तो है ना? और कोमल ने उन्हें दिलासा दिया था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो खुद अंदर ही अंदर उलझी हुई थी। ध्रुव का रवैया उसे समझ न आता था। अचानक उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए थे? जाते जाते भी वो उस कोमल के हाथ पर ढेर सारे पैसे रखकर गया था और कहा था कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो खरीद लेना। अगर ध्रुव को नौकरी मिल गई थी, एडवांस सैलरी भी, तब भी जो पैसे वो खर्च कर रहा था वो बहुत ज़्यादा थे। फिर ठीक 1 हफ्ते बाद वो उसे लेने आया था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ कई लोग थे। उसकी दादी, उसकी माँ और बहुत सारी औरतें भी एक एक करके सबसे मिली थी। और जब उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गली में आकर रुकी थीं तो मोहल्ले वालों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि ध्रुव इतना अमीर आदमी होगा, इतने बड़े घर का बेटा होगा। सबको यही लगता था कि वो एक छोटे से घर में किराए की तरह रहता है, लेकिन अब उसकी असली हैसियत सबके सामने आई थी तो लोग हैरान रह गए थे। अर्पिता जी खुशी से फूली नहीं समा रही थीं कि उनकी बेटी अपने घर में बहुत खुश है और उनका दामाद कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक बड़े घराने का वारिस है। ये सब जानकर कोमल को भी हैरत हुई थी। वो अपनी माँ और बहनों से मिलकर विदा हुई थी तो उसे लगा जैसे आज ही उसकी असली विदाई हुई हो। पहली बार उसकी माँ की आंखों में अपनापन और बहनों की आंखों में आंसू थे। जब वो बड़ी सी हवेली में पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। हवेली इतनी विशाल थी कि वो पैदल घूमते घूमते थक चुकी थी। हर काम के लिए कई नौकर चाकर थे। सबने उसे हाथों हाथ लिया था। हालांकि परिवार के लोग इस बात से नाराज थे कि ध्रुव ने बिना बताए शादी की थी, लेकिन जब उनको पूरी सच्चाई बताई गई तो उन्हें कोमल से हमदर्दी हुई थी और ध्रुव को भी उसकी गलती के लिए माफ कर दिया था। ध्रुव को एहसास हो गया था कि वो भी अपने माँ बाप के बिना कुछ भी नहीं है। वो अपने पापा से नाराज होकर उन्हें छोड़कर शहर चला गया था। अपनी मेहनत पर उसने सब कुछ पा लिया था। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन था, अपनों से बिछड़ने का गम था और उसे एहसास हो गया था कि अपने अपने ही होते हैं। वो अपनी अना को एक साइड में रखकर अपनों के पास लौट आया था और हवेली आकर उसे पता लगा उसके पापा बीमार हैं और ध्रुव भागता हुआ अपने पापा के पास हॉस्पिटल पहुंचा था और उसे देखकर जैसे वो एकदम से ठीक होने लगे थे। 2 दिन बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई थी और अब वे हवेली में रहकर अपनी ही निगरानी में खेतों का कामकाज देखने लगे थे। हवेली में धूमधाम से कोमल और ध्रुव का शानदार रिसेप्शन हुआ था, जिससे पूरे गांव को बता दिया गया था कि कोमल अब इस घर की बहू है और इस घर की इज्जत। छोटी मोटी रस्मों के बाद उसे दुल्हन के रूप में ध्रुव के कमरे में बिठा दिया गया था और आज पहली बार कोमल का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पति पत्नी के रिश्ते को अब वो समझने लगी थी और इसीलिए बुरी तरह घबराते हुए कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी कि थोड़ी देर बाद ही ध्रुव अंदर कमरे में दाखिल हुआ था। उसे परेशान देखकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई थी। क्या बात है कोमल, इतना परेशान क्यों हो? वो हाथ से घड़ी उतारते हुए बोला था। ध्रुव, अब क्या होगा? यहाँ तो मैं दूसरे कमरे में भी नहीं जा सकती। तो ज़रूरत क्या है दूसरे कमरे में जाने की? तुम्हें तो बहुत शौक था ना मेरे कमरे में, मेरे बेड पर और मेरे करीब सोने का। वो उसे शरारती नज़रों से देखकर बोला था। ध्रुव, उस समय मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे आपसे बहुत शर्म आती है। अच्छा, पहले नहीं आती थी? ध्रुव उसके शर्म से लाल पड़ते चेहरे को देखकर मदहोशी से बोला था। पता नहीं, लेकिन दिल तो पहले भी जोर जोर से धक धक करता था जब आप मेरे करीब आते थे। वो अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए
उसे अपने दिल की हालत के बारे में बता रही थी और वो धीरे धीरे कदम उठाते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया था और उसके कांपते हाथों को थाम लिया था। पहले दिल धक धक करता था और अब आपका दिल क्या कहता है? वो शरारत से उसकी हालत का मजा ले रहा था। वो अब भी जोर जोर से धक धक कर रहा है ध्रुव, ये देखिए। उसने जल्दी से ध्रुव का हाथ उठाकर अपनी धड़कनों पर रखा था और उसकी नरम धड़कन को महसूस करते ही ध्रुव के अंदर एक करंट सा दौड़ा था। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा था। ऐसा करो, जल्दी से चेंज कर सो जाओ, कहीं मेरा दिल भी धक धक करने लगा तो तुम्हारी मासूमियत मेरी बाहों में दम तोड़ जाएगी। वो खोए हुए से अंदाज में उसके चेहरे को देख रहा था जहां इस वक्त सिर्फ मासूमियत फैली हुई थी। वो जल्दी से बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर बेड पर आकर बैठ गया था, जबकि वो सोफे पर बैठी हुई थी। जाओ चेंज करके सो जाओ, वो बहुत ही नरमी से बोला था और कोमल ने उसकी बात बड़ी जल्दी मान ली थी। वो कपड़े बदलकर सोफे पर लेट चुकी थी। काफी देर तक वो सोफे पर करवटें बदलती रही। ध्रुव उसकी हर हरकत पर ध्यान रखे हुए था और फिर वो उठकर बैठ गई। ध्रुव, मुझे सोफे पर नींद नहीं आ रही। तो मुझे भी सोफे पर नींद नहीं आती, ध्रुव ने आराम से कहा था। इतना बड़ा तो बेड है, मैं आपके बेड पर आ जाती हूँ। वो अपना तकिया लेकर उसके बराबर लेट चुकी थी और पता नहीं क्यों ध्रुव उसे मना न कर पाया। रात के किसी पल एक नरम एहसास से ध्रुव की आंख खुली थी। उसने जल्दी से आंखें खोली तो कोमल उसके बेहद करीब थी। ध्रुव का एक हाथ उसके पेट पर रखा हुआ था। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा था, लेकिन अगले ही पल कोमल करवट लेते हुए उसके कंधे पर सर रखकर उसके बेहद करीब आ चुकी थी। उसकी मदहोश कर देने वाली खुशबुओं में ध्रुव के जज्बात मचल उठे थे। वो कोमल को खुद से दूर हटाना चाहता था, लेकिन चाहकर भी ऐसा न कर पाया। उसने काफी देर तक खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को बहलाने में नाकाम रहा और फिर उसने गहरा सांस छोड़ते हुए कोमल को धीरे से अपनी ओर खींचते हुए अपनी पनाहों में समेट लिया था। वो अब और ज्यादा कोमल से दूर रह ही नहीं सकता था। उसके दहकते होठों ने कोमल के नरम नाजुक गर्दन को छुआ था, फिर उसके होठों की नरमी को महसूस किया था। किसी नरम एहसास के तहत कोमल की आंख खुली थी और खुद को ध्रुव की बाहों में पाकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा था। ध्रुव, उसके लब फड़फड़ाए थे। बस कोमल, अब और नहीं, अब खुद पर बर्दाश्त नहीं होता। कहते कहते वो पूरी शिद्दत से उसके होठों पर झुका था। एक पल के लिए कोमल घबराई थी। उसका नाजुक वजूद कांप उठा था। वो ध्रुव की बाहों से निकलना चाहती थी, लेकिन अब ध्रुव अपने होश में कहाँ था। वो धीरे से मिनमिनाई थी, ध्रुव प्लीज, मुझे डर। और उसने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश कर दिया था। बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बस अपनी आंखों को बंद कर लो और महसूस करो मेरे प्यार को, मेरी शिद्दतों को। और कोमल ने बाकी अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जबकि ध्रुव के हर स्पर्श के साथ वो बुरी तरह मदहोश हो रही थी। उसकी हर छुअन में एक नशा था और उस नशे में कोमल बुरी तरह चूर हो चुकी थी। और फिर ध्रुव की आखिरी शिद्दत पर एक सिसकी के साथ उसकी आंखों से मदहोशी के 2 आंसू टूटकर गिरे थे, जिन्हें ध्रुव ने अपने होठों से चुन लिया था। उस रात ध्रुव न चाहते हुए भी अपने रिश्ते की शुरुआत कर चुका था और कोमल भी अब कहाँ ध्रुव की बाहों से दूर जाना चाहती थी। वो भी तो न जाने कब से इन बाहों में आने के लिए बेचैन थी। इस खूबसूरत मिलन पर दोनों के दिल की धड़कनें बुरी तरह धड़क रही थीं, लेकिन इन धड़कनों के बीच दोनों के दिल में एक सुकून भी उतर चुका था और अब एक तूफान के बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे सुकून से सो रहे थे। दोनों के बीच की दूरियां अब कम होने लगी थीं। वो अब ध्रुव से डरती नहीं थी, बल्कि अब उसे उसके साथ बातें करने में, उसके साथ वक्त गुजारने में अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों में एक गहरी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो बोर्ड के 12th की तैयारी कर रही थी। अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन रहकर वो कोमल को लेकर शहर आ गया था, क्योंकि उसकी नौकरी वहीं थी। वहाँ वो बीच में अपने माँ बाप के पास चक्कर भी लगाता रहता था और फिर उसका 12th भी कंप्लीट हो गया था। उसकी माँ को हवेली की बारिश की बहुत जल्दी थी, लेकिन ध्रुव ने साफ कह दिया कि माँ, मैं अभी बच्चों के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि कोमल को इतनी कम उम्र में मैं बच्चों की जिम्मेदारियों में डालना नहीं चाहता। इसलिए अब आप आगे से ये बात ना करें। और उसकी माँ ने भी चुप्पी साध ली थी। दोनों खुशियों भरी जिंदगी जी रहे थे और पूरे 3 साल गुजर चुके थे। और फिर एक दिन, उस दिन उसका 21वां बर्थडे था, जब उसने शर्माते हुए एक किट उसके सामने रखी थी और जिसे देखकर ध्रुव हैरान रह गया था। कोमल, तुम माँ बनने वाली हो? उसे विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि कोमल ने शर्माते हुए अपना सर झुका लिया था। लेकिन कोमल, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें गोलियां। हाँ, लेकिन पिछले महीने से मैंने उन्हें खाना बंद कर दिया था। लेकिन क्यों कोमल? बस अब मुझे एक नन्हे मुन्ने बच्चे की चाहत होने लगी है और देखो, मेरा ये सपना पूरा हो गया। ध्रुव, खुशी से उसके आंसू चमकने लगे थे और ध्रुव ने खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया था।
उसके माथे को चूम कर उसके पेट पर हाथ रखा था जहाँ उसका अंश पल रहा था। और फिर जब उसने हवेली को एक प्यारा सा वारिस दिया तो हवेली में उसकी कदर और भी बढ़ गई थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।